नमस्कार जी सभी को, एंड आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स। और मैंने जैसे सीरीज़ जो अभी शुरू की हुई है थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड पार्ट के अंदर हम हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने सीबेक इफेक्ट को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। वी डिस्कस्ड अबाउट कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है, सीबेक सीरीज़ क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज़ हमने डिस्कस किया। सो उसी कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट जो इफेक्ट है दैट इज़ पेल्टियर इफेक्ट, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बात करी थी सीबेक इफेक्ट का, जहाँ डिस्कस किया कि इसके बाद पेल्टियर अंकल का दिमाग चलने लगा, उनके दिमाग की बत्ती जली। जो सीबेक अंकल थे उन्होंने पीछे बैठ बैठ के एक्सपेरिमेंट्स कर करके आइडियाज़ ले लेके और एक एक्सपेरिमेंट कर लिया और हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे दी। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते ही पेल्टियर अंकल के दिमाग का बल्ब जगा, घंटी बजी और उनके दिमाग में ये आया कि भैया इसने ये काम कर दिया तो उल्टा पॉसिबल क्यों नहीं है कि अगर हम करंट फ्लो करवाएं तो क्या जंक्शंस हॉट एंड कोल्ड होंगे या नहीं होंगे। इसी स्ट्रैटेजी पे पेल्टियर अंकल ने काम किया एंड उन्होंने अपने मैं कहूँ कि एक्सपेरिमेंट था एंड जो फिनोमिनन उन्होंने स्टडी किया उसको नेम दे दिया उन्होंने पेल्टियर इफेक्ट का। एंड दिस इज़ रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट, और रियलिटी में उन्होंने ये करके दिखाया कि भैया ये पॉसिबल है। सो पेल्टियर इफेक्ट इज बेसिकली रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट। आपको जो एग्जामिनेशन में लिखना होता है, यू जस्ट नोट डाउन व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शंस ऑफ अ थर्मोकपल विद डिफरेंट मेटल्स विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, देयर इज ईदर एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट एट द टू जंक्शंस, or in other words junctions either gets cooled or heated up, and this phenomena is called Peltier effect. And basically this is reverse Seebeck effect and it was discovered by Jean C. Peltier in 1834. So हम लोग कह सकते हैं कि because of his name this effect is termed as Peltier's effect. For a given pair of metals, the cooling of junctions or heating of the junction depend on the direction of current. If a particular junction is heated up by passing the current in one direction, same is cooled when direction of current is reversed. सो क्योंकि जहाँ वहाँ पर क्वेश्चन था सीबेक इफेक्ट में क्या होता था कि हम लोग एक थर्मोकपल लेते थे। सपोज आप आयरन और कॉपर का ही थर्मोकपल ले लें। वी वर हैविंग अ थर्मोकपल, एक कॉपर है एक आयरन है। हम लोग एक जंक्शन को हॉट कर देते थे, एक जंक्शन को कोल्ड कर देते थे, और उसकी वजह से एक परमानेंट डेंसिटी का डिफरेंस दोनों के अंदर क्रिएट हो जाता था, जिस वजह से यहाँ सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता था। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा, इसका जवाब हमें दिया सीबेक सीरीज़ ने कि भैया जो मेटल पहले आ गया और जो बाद में आ गया तो पहले वाले से बाद वाले की तरफ करंट जाएगा थ्रू हॉट जंक्शन, एंड जितना ज़्यादा गैप रहेगा, जितनी ज़्यादा सेपरेशन रहेगी बिटवीन टू मेटल्स इन थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज़, उतनी ही ज़्यादा थर्मो ईएमएफ और उतना ही ज़्यादा थर्मो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। ये बातें सीबेक अंकल ने हमें बताई। तो उनके मैं कहूँ कि उनके आगे का काम जो पेल्टियर अंकल थे, जो साइंटिस्ट थे पेल्टियर, जीन सी पेल्टियर, उन्होंने काम किया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम रिवर्स ले लें कि वही मेरे पास कॉपर है और वही मेरे पास आयरन है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है। अब मुझे पता है बैटरी को करंट फ्लो करवाना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड सपोज ये उन्होंने लिया, ये सिस्टम उन्होंने लिया पेल्टियर ने, तो हमें पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस तरीके से यहाँ सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। अब क्या होगा, किसी एक जंक्शन पर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब, और दूसरे जंक्शन पर क्या होगी, हीट इवॉल्व, बहुत ज़्यादा हीट होगी है, वो हीट इवॉल्व कर करके भर भर के देगा। सो हीट प्रोड्यूस या हीट इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब्ड हो गई एक साइड और एक साइड हो जाएगी हीट प्रोड्यूस्ड। मैं प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड लिखूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हीट एब्जॉर्ब लिख देती हूँ एक तरफ, हीट प्रोड्यूस्ड मतलब इवॉल्व की निकल गई बाहर। अब कहाँ से कहाँ निकलेगी ये सब डिस्कशन हमें यहाँ पर करनी है। और अगर मैं कहूँ कि रिवर्स करेंगे हम उसको, तो पेल्टियर इफेक्ट जो है हम कहेंगे कि रिवर्स भी पॉसिबल है, कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट बदल, सपोज दिस इज हैपनिंग इन दिस वन सिचुएशन कि मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई तो ये करंट इस तरीके से फ्लो करता है, तो ये जंक्शन सपोज जंक्शन ए हो गया, मान लीजिए ये जंक्शन J1 हो गया और ये जंक्शन J2 हो गया। दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड जंक्शंस, हमने पहले इसकी बात करी है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स
दिस वन और दिस वन, ये हमारे जंक्शंस हैं। अगर यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस होने का मतलब बाहर आ रही है ऐसे उछल उछल के, तो ये हमें हॉट फील होगा। द जंक्शन एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड इज फेल्ट हॉट टू अस, क्योंकि उसने बाहर निकाल दी, फेंक दी हीट, और जिसने एब्जॉर्ब कर ली, खुद के अंदर ले ली, वो जंक्शन हमें कोल्ड महसूस होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास करवाएगा। सो ये सिनेरियो मान लीजिए फर्स्ट फेज में है। अगर मैं रिवर्स कर दूंगी डायरेक्शन ऑफ करंट, इस बैटरी को रिवर्स कर दूंगी, तो ये सारा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, इधर हॉट इधर कोल्ड, इधर हीट प्रोड्यूस इधर हीट एब्जॉर्ब। तो लाइक ये सिचुएशन रहती है पेल्टियर्स इफेक्ट में। इसी वजह से ये बोला जाता है कि पेल्टियर्स इफेक्ट इज रिवर्सिबल इन नेचर। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेल्टियर इफेक्ट इज रिवर्सिबल, तो आपको यही बताना होता है कि आप पहले फर्स्ट सिचुएशन एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद आप कहिए कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द junction which was hot in the previous sequence of experiments will be cold now and vice versa. That is why this effect is reversible. अब आप कहेंगे ये तो जूल्स ऑफ हीटिंग में भी था कि हम वायर में करंट फ्लो करवाते थे तो हीट जनरेट हो जाती थी, तो यहाँ पेल्टियर अंकल ने कौन सा नया खेल कर दिया, कौन सा नया कारनामा कर दिया। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड पेल्टियर इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो जूल्स हीटिंग रहती है, जूल्स हीटिंग या जो हीट प्रोड्यूस होती है H से या Q से, आप जिसको भी डिनोट करेंगे, दैट वाज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड I इज करंट हेयर। सो करंट के स्क्वायर होती है, आपको फॉर्मूला याद होगा I स्क्वायर RT, R इज रेजिस्टेंस, T इज टाइम। बट पेल्टियर इफेक्ट में, और वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना, बट पेल्टियर इफेक्ट बड़ा ब्यूटीफुल इफेक्ट है। पेल्टियर इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने दो मेटल्स यहाँ पर लिए हैं, heat will be proportional to current itself. Linear relationship रहती है between heat and current. Also, while Joule's effect causes heating throughout the resistor, but Peltier's heating and cooling is only at the junctions. Very beautiful. जो ये जैसे एक वायर है, आप इसमें करंट फ्लो करवाइए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग सारी वायर हीटेड अप हो जाएगी और लॉसेज होंगे, वेस्टेज होगी। लेकिन पेल्टियर इफेक्ट के अंदर हम उस हीट को, उस हीटिंग को, उस कूलिंग को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इन एनी प्रोसेस। वहाँ पर जो हीटिंग या कूलिंग है कि एक जंक्शन हीटेड अप हो जाता है, दूसरा कूल डाउन हो जाता है, वो सिर्फ जंक्शंस पर रहता है, नॉट ऑन द बॉडी ऑफ द मेटल्स। सो एंड ये तो हो गया दो डिफरेंसेस। एंड थर्ड वन इज पेल्टियर इफेक्ट इज रिवर्सिबल, जूल्स हीटिंग इज इरिवर्सिबल। क्योंकि जूल्स हीटिंग में अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करेंगे तब भी हीट जनरेट ही होगी, या मैं कहूँ कि डायरेक्ट, मान लीजिए आप हीट दूसरी डायरेक्शन, मान लीजिए हीट का फ्लो करवाएं और आप चाहें कि करंट है जो आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है दैट इज इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल नहीं है। नाउ फॉर, अगर मैं बात करूँ ये कॉपर आयरन के थर्मोकपल की, व्हेन कॉपर आयरन जंक्शन इज हीटेड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू आयरन थ्रू हॉट जंक्शन। हमने सीबेक इफेक्ट में ये बात करी थी कि अगर हम हीट करते हैं तो कॉपर टू आयरन हॉट जंक्शन से करंट फ्लो करता है। This was according to Seebeck effect. But when the junctions are kept at same temperature and current is allowed to flow from iron to copper, then heat is produced at a junction where current enters from iron to copper. यहाँ पर heat produce हो जाती है और जहाँ पर करंट कॉपर टू आयरन एंटर करता है वहाँ पर हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट जंक्शन वेयर करंट एंटर्स फ्रॉम कॉपर टू आयरन। सो मैं ये बात कहूँ कि एक जंक्शन पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है और दूसरे जंक्शन पर हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अब बात क्या है कि एक जंक्शन हमें पता है हॉट हो रहा है, दूसरा कोल्ड हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि दो जंक्शंस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बिल्डअप है। एक हमें पता है हायर पोटेंशियल पे है जंक्शन, दूसरा लोअर पोटेंशियल पे है जंक्शन। तो हमें पता है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। अब उसका हीट के साथ क्या लेना देना है, एक ठंडा और एक गर्म क्यों हो जाता है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो वी आर बेसिकली नाउ डिस्कसिंग द कॉज ऑफ पेल्टियर इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पेल्टियर इफेक्ट। कॉज या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ पेल्टियर इफेक्ट कि भला इसमें हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अब हमें ये बात करनी है।
तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कि व्हेन द डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंड इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरचेंज बिटवीन द मेटल्स, ये हमने सीबेक इफेक्ट में भी बात करी कि जब आप दो डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। Since the density of electrons of every metal is different, ये बात सीबेक इफेक्ट में भी कही थी कि भैया जब आप दो डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइन करते हैं तो उनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से हायर डेंसिटी वाले मेटल की वजह से की तरफ से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर डेंसिटी मेटल टू लोअर डेंसिटी मेटल। सो क्या होगा कि जो हाई डेंसिटी वाला मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के लोअर डेंसिटी वाले मेटल की तरफ जाएंगे। मैं सीबेक इफेक्ट वाली ही बातें यहाँ दोहरा रही हूँ। और जो जिसकी डेंसिटी कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेगेटिव बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे, या हायर और लोअर। हमें पता है कि अंदर मेटल्स जो हैं वो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पर आ गई हैं और करंट जो है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होने की कोशिश करता है। अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाती है। सो अ पोटेंशियल डिफरेंस इज potential difference comes into picture between the two metals and electric field is generated. Now if the external battery connected in between will have to overcome this internal electric field, तो जो बैटरी हमने लगाई है उस बैटरी का करंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपने आप फ्लो होने वाले करंट को अगर मैच कर जाता है, दोनों मिल जाते हैं वो बात है एक, और दोनों अगेंस्ट जाते हैं तो वो बात है एक। जो बैटरी हमने लगाई है उस बैटरी को ऑलरेडी फ्लोइंग करंट या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड के ऑपोजिट वर्क करना पड़ता है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑपोजिट एंड रिलीज्ड व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए क्या था, आपको याद होगी कहानी कि ये मैं सीबेक इफेक्ट वाली बात करूं कि ये कॉपर है, ये आयरन है, और हम वहाँ पर बात करते हैं दोनों में से जिसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है उससे दूसरे वाले की तरफ करंट जो है वो फ्लो करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके भी ज़्यादा हैं, आप कॉपर आयरन का केस रहने दीजिए, आप कोई भी मेटल ए ले लीजिए, मेटल बी ले लीजिए, एंड सपोज मेटल ए की डेंसिटी ज़्यादा है, मेटल ए की बी की कम है। सो ए से बी, एक बार वो हॉट कोल्ड वाली बात साइड पर रहेगी। सीबेक में हॉट कोल्ड वाले से पहले वाली बात हम यहाँ कर रहे हैं कि ए से बी की तरफ करंट है जो वो फ्लो होने लग गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी इस तरीके से लगा दी, ये पहले वाला करंट था। अब बैटरी वाले करंट को ये मैं इनिशियल करंट बोल देती हूँ और बैटरी वाले करंट को मैं आई बी या आई फाइनल बोल देती हूँ, वो भी इसी तरीके से फ्लो होने लग गया, दोनों करंट सेम फ्लो होने लग गए। अब अगर ये बैटरी हमारी बैटरी इसको सपोर्ट करती है, जहाँ पर सपोर्ट करेगी वहाँ पर हीट जो है वो एक्स्ट्रा हो गई, करंट दोनों मिल गए हैं, उनके पास एक्स्ट्रा होगी तो वो रिलीज कर देंगे, ले जाओ भैया ले जाओ हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। जहाँ पर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे, लड़ाई होगी तो उनको एनर्जी चाहिए, तो उनको हीट लेनी पड़ेगी सराउंडिंग से, अब ले लेंगे तो वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑपोजिट एंड रिलीज्ड व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन। इन अदर words, heat absorbs at junctions when current flows from lower potential to higher potential, and it cools if current flows from higher to lower potential। तो आपको हीटिंग क्यों होती है, कूलिंग क्यों होती है, ये समझ आ गया होगा। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फिज़िक्स क्वालिटेटिव भी है, फिज़िक्स क्वांटिटेटिव भी है, तो आपको उस क्वांटिटी को भी समझाना होगा कि भैया अगर हीट है तो वो हीट कितनी जनरेट हो रही है ये तो बताइए। जैसे सीबेक ने तो भैया सीबेक सीरीज देके बता दिया कितना करंट आएगा, जितनी ज़्यादा सेपरेशन उतना ज़्यादा करंट, तो यहाँ पर भी पेल्टियर अंकल को बताना पड़ेगा कि कितनी हीट जनरेट हुई है। और ये सारे इसकी स्ट्रेंथ या इसके बारे में बताने वाला मैथमेटिकल फैक्टर है पेल्टियर कॉफिशिएंट। आपको पहले इसको डिफाइन कर देना होता है एग्जाम में। पेल्टियर कॉफिशिएंट इज amount of heat evolved or absorbed per unit charge flowing across the junctions, या amount of heat evolved or absorbed per unit current per unit time, आप कुछ भी कह सकते हैं। Now due to Peltier's effect, और इसका सिंबल जो रहता है वो पाई रहता है, it is denoted by the symbol pi। So we have already defined Peltier coefficient. Peltier coefficient is amount of heat evolved or absorbed per unit charge flowing across the junction। मैं अगली डेफिनेशन से पहले ये बता दूं कि amount of heat
जो होती है एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग दिस पेल्टियर इफेक्ट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कितने टाइम तक आप करंट को फ्लो करवाएंगे। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे I इंटू टी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा पाई, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पाई इज कॉल्ड पेल्टियर कोफिशिएंट हेयर। तो I इंटू टी करंट इंटू चार्ज, करंट इंटू टाइम क्या होता है चार्ज, आप इसको चार्ज लिख सकते हैं Q। इसीलिए हमने डिफाइन किया था इट इज़ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चार्ज। दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से इसके यूनिट्स जूल पर एम्पियर पर सेकंड बन जाएंगे SI यूनिट्स, और यहाँ से इसके यूनिट जूल पर कूलम भी बन जाएंगे। सो SI यूनिट्स ऑफ पेल्टियर कोफिशिएंट आर जूल पर कूलम। इस पेल्टियर कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो हम लोग अब रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं कि हम लोग करंट फ्लो करा के हीट को भी कंट्रोल करें कि भैया मुझे यहाँ पर इतनी हीट, इतनी गर्मी चाहिए, बस इससे ज़्यादा ना हो, मुझे यहाँ इतनी ठंडक चाहिए, इससे ज़्यादा ना, और एक साइड ठंडक, एक साइड ठंडक का एहसास, एक साइड गर्मी का एहसास। हमारे पास कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स मेंटेन करने होते हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट पेल्टियर्स इफेक्ट। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि हमें पता है ये जो है पाई आई टी दिस इज़ हीट। और अगर मैं बात करूँ कि जो EMF की टर्म्स में अगर हम बात करें, E इज़ द अमाउंट ऑफ EMF इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, तब जो हीट होगी दैट विल बी EIT। VIT आपको फॉर्मूला पता है, आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी पढ़ रखा है, V की जगह यहाँ पर E है। ये भी हीट है, ये भी हीट है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो पाई IT इज इक्वल टू EIT। IT ने IT को मार दिया, pi is equal to E. So you can write Peltier coefficient is numerically equal to EMF in the junction. तो यहाँ से भी हमें पता लग जाता है जितनी ज़्यादा EMF होगी उतना ज़्यादा Peltier coefficient होगा और उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। Peltier इफेक्ट में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।